उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक माहौल बनने लगा है। यूपी उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी प्रचार तेज कर चुकी है और अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रही है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भले ही मतदान की तारीखें आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उपचुनाव में पार्टी प्रभारी शिवपाल सिंह यादव लगातार रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा सीट पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ने समर्थकों को उपचुनाव की वोटिंग से पहले अलर्ट कर दिया। कटेहरी विधानसभा में मझौड़ा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 20 नवंबर को मतदान के दिन चुनाव में कोई गड़बड़ी या बेईमानी करने का प्रयास करे तो कटेहरी में घुस जाना। अपने संबोधन में कटेहरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवपाल ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने अपने संबोधन में सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को जिताने की अपील करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हम तो आसपास के लोगों से भी कहेंगे, जिस दिन 20 तारीख को बॉर्डर पर रहना, जितने भी 10-12 जिले हैं सब बॉर्डर पर निर्देश देंगे, बॉर्डर पर रहेंगे। अगर बेईमानी होती है तो फिर वो लोग कटहरी में घुस सकते हैं। अगर बेईमानी होती है तो अगर बेईमानी निष्पक्ष चुनाव होता है तो वहां फिर अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में जीत दर्ज की जा सके, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी पार्टियों की तरफ से उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर पहले उपचुनाव 13 नवंबर को होने थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से ये तारीख बढ़कर 20 नवंबर हो चुकी है। साथ ही परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कटेहरी सीट पर सपा ने शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है। उनको बीजेपी के धर्मराज निषाद और बसपा के अमित वर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कटेहरी सीट पर जनता किसका साथ देती है। प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दावों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने प्रयागराज आकर तैयारियों की समीक्षा की। महाकुंभ मेला क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं, लेकिन जल ठहराव की समस्या अभी भी चुनौती बनी हुई है, जिससे सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि 20 नवंबर के बाद महाकुंभ के कामों में तेजी आएगी और तय समय से पहले काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने मेला क्षेत्र में ई रिक्शा के कारण लगने वाले जाम की समस्या का समाधान निकालने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा को अलग अलग जोन में बांटकर चलाने और कुछ क्षेत्रों में इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई दिक्कत ना आए। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आने जाने के कनेक्टिंग रोड्स का निर्माण 30 नवंबर तक पूरा करने पर जोर दिया गया है। एयरपोर्ट रोड, रसूलाबाद घाट रोड और फाफा माउथ साहसों रोड जैसी प्रमुख सड़कों का निर्माण भी तय समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। रायबरेली प्रयागराज 4 लेन के धीमे काम पर नाराजगी जताई गई और इसे भी जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। महाकुंभ को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही मनकामनेश्वर मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर और द्वादश माधव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को भी 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध हो सके। इस बैठक में मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर विजय विश्वास पंत, एडिशनल पुलिस कमिश्नर एन कोलांची, डीएम रविंद्र कुमार मादड़, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग और विशेष कार्य अधिकारी कुंभ मेला आकांक्षा राणा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को शानदार और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। कानपुर में आर्य नगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी शुक्रवार को फजलगंज थाने के अंदर धरने पर बैठ गए। उनके धरने की जानकारी मिलते ही कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उधर पुलिस भी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है।
कानपुर के सीसामऊ में उपचुनाव से पहले सपा एकदम फायर मोड में हर तरफ कतई बवाल काट रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी के धरने की है, जहां सपा विधायक के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जमकर क्लास लगा दी, गंभीर आरोप लगा दिए। आरीनगर विधानसभा सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी फजलगंज थाने में धरने पर बैठ गए और इस दौरान जब पुलिस के अधिकारी उनको उठाने आए तो सपा विधायक फट पड़े और धमकाते हुए अंदाज में बोले, सब याद रखा जाएगा। मानो फिल्मी अंदाज में कह गए, एक एक का बदला लेगा ये अमिताभ। लेकिन क्यों अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव करने पहुंच गए ये सपा विधायक, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल विधायक का ये गुस्सा था अपने सपा कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन को लेकर। फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता को पुलिस उठा ले गई। ओम प्रकाश गुप्ता सपा कार्यकर्ता, जिनके ऊपर जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उन्होंने फोन घनघना दिया विधायक जी का। आरोप है कि पुलिस ने ओम प्रकाश गुप्ता को 151 में चालान कर दिया और जब ये पूरी जानकारी विधायक अमिताभ वाजपेयी को मिली तो अमिताभ वाजपेयी फजलगंज थाने पहुंच गए, वहां कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि लोग घर से ना निकले, इसलिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। जब तक चालान खत्म नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। तो पुलिस लगातार भाजपा के एजेंट बन के काम कर रही है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रही है, 116 का नोटिस दे रही है, कहीं केस को कहीं केडीए के नगर निगम उत्पीड़न कर रही है, यहाँ तक कि हमारे जनसंपर्कों तक को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने बर्दाश्त किया, पर आज एक पब्लिक का आम आदमी जो हम और प्रत्याशी एक गमी में गए थे अलग अलग, हमको शिष्टाचार में वो लेके वहाँ तक चला गया, हमारे हटते ही उसको उठा के पुलिस ले आई बगैर किसी आरोप के। और जब हम थाने छुड़ाने आते हैं तो कहा जाता है कि अभी छोड़ दे रहे हैं और फिर कहते हैं उसका 151 चालान कर दे रहे हैं शांति भंग की आशंका में। और अभी मेरे पास उनका बयान है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं उसने कुछ नहीं किया है, कोई शांति भंग नहीं करी। लेकिन पुलिस उत्पीड़न करने के लिए वो लोग जो सपा या कांग्रेस के साथ में खड़े हो जाएंगे, उनको डराने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। हम लोग उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक पुलिस ने क्या आपको आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं, पुलिस तानाशाही पे आमादा है। इंस्पेक्टर फजलगंज कल मुख्यमंत्री के आगमन के समय तुरंत प्रमोशन पाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो सरनेम है वो उनको मजबूर कर रहा है कि कल ही वो प्रमोशन पा जाएं। तो वो अपने प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ संघर्ष पर बैठे हैं। अगर सुनवाई होती है तो क्या? हमारी मांग है कि या तो उसको बगैर शर्त छोड़ा जाए, हालांकि अब उम्मीद कम हो गई चूंकि उन्होंने लिखा पढ़ी कर दी है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि हमको भी उसी धारा में कार्रवाई करी जाए जिस धारा पर उसके ऊपर कार्रवाई करी गई है, क्योंकि उसका अपराध ये था कि वो हमारे साथ गया था। घटना की जानकारी के बाद एसीपी नजीराबाद समेत भारी पुलिस फोर्स की मौके पर तैनाती कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि अभी 24 घंटे पहले केडीए के एक्शन पर भी सपा विधायक तमाम सपा कार्यकर्ता बरसते दिखाई दिए थे। केडीए ने 6 नवंबर को कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र में 24 ऐसे मकानों को सील कर दिया था जो अवैध रूप से बने थे। तो सपा विधायक ने इसे साजिश बताया, प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे टाइम पर जब सीसामऊ सीट पर उपचुनाव है तो मानो बीजेपी नहीं बल्कि अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। हर तरह से सपा के लोगों को, उनके समर्थकों को, वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। हंगामे की आशंका को देखते हुए कई थानों का पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया है, साथ ही डीसीपी, एसीपी भी मौके पर मौजूद हैं। विधायक का आरोप है कि शांति भंग में चालान करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस जीप में डालकर ले गई। माहौल को देखते हुए बीएसएफ को भी तैनात किया गया है। जिनका शांति भंग के आरोप में चालान किया गया धारा 151 में, उसी के संबंध में माननीय विधायक श्री अमिताभ वाजपेयी जी और अन्य लोग जो है वो थाना परिसर में आए हैं। अशोक कुमार गुप्ता को भेज दिया गया है, मेडिकल और चालान उसका भेज दिया गया है। माननीय विधायक जी से वार्ता की जा रही है, जल्दी समाधान किया जाएगा। ये शांति भंग के आरोप में जो चालान किया गया है उसी के संबंध में विरोध कर रहे हैं, वार्ता की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के जरिए यूनिवर्सिटी की स्थापना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं की बात को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के एक कानून से हुई थी। अदालत के मुताबिक अनुच्छेद 30 का संरक्षण केवल उन संस्थानों को मिलता है जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा सीधे तौर पर बनाए गए हों, न कि सरकार के कानून से। हालांकि फिलहाल एएमयू का स्टेटस वो बरकरार रहेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। दरअसल एएमयू की स्थापना 1920 में ब्रिटिश सरकार के एक कानून के तहत की गई थी। इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक अहम शैक्षणिक संस्था माना गया। लोगों का मानना था कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए और उनके द्वारा
द्वारा बनाई गई थी। लेकिन 1965 में संसद ने एएमयू के प्रशासन में कुछ बदलाव किए, जिससे ये चिंता बढ़ गई कि यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक पहचान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल ये था कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है। डॉक्टर अजीज बाशा और दूसरे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एएमयू का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बता दें कि 1967 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जो अल्पसंख्यक अधिकारों और संविधान से जुड़ा था। इस मामले में सवाल ये था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 30 के मुताबिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है। महाकुंभ के पहले अखाड़ों का आपसी विवाद सतह पर आ गया। कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय पर अखाड़ों के प्रमुख संतों के साथ गुरुवार की दोपहर बैठक चल रही थी। बैठक के बाद मेला क्षेत्र में जमीन दिखाई जानी थी। इससे पहले निर्मोही अनी अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास व दूसरे संतों में कहासुनी होने लगी। पहले एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे, फिर देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मेलाधिकारी ने सबको शांत कराया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सिकोहाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब बालाजी मंदिर के पास श्री कृष्णा रेस्टोरेंट में रंग रैलियां मनाते हुए 3 युवक और 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सिकोहाबाद के बालाजी मंदिर के पास श्री कृष्णा रेस्टोरेंट है। पुलिस को सूचना मिली कि रेस्टोरेंट में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। फिर क्या था, पुलिस ने छापा मारकर 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए युवकों और युवतियों से उनके संबंधों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि कई संगठनों ने इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग पहले भी की थी। हिरासत में लिए गए युवक युवतियां स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बैग में कॉपी किताबें थी जो कि घर से पढ़ने के बहाने आई थी, लेकिन ये विद्यालय न जाकर रेस्टोरेंट में रंग रैलियां मना रही थी। रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि इन युवक और युवतियों को किस लिए और क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बात सही है कि इन युवक और युवतियों को श्री कृष्णा रेस्टोरेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक मामूली रोड रेज का विवाद हिंसा में बदल गया। इस झगड़े में कुछ युवकों ने भाई दूज मनाकर घर जा रहे एक शख्स और उसके पिता की पिटाई की और बाद में फायरिंग तक कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग डर और गुस्से में हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो बना भाई, जो बना रहे हो, जिसको बना रहे हो बना रहे लेके निकल जाओ ना चौकी में मैं देख लूंगा, घटना तब हुई जब हितेश नाम के व्यक्ति भाई दूज का त्योहार मनाकर अपने मामा के घर से लौट रहे थे। रास्ते में शालीमार गार्डन के पास एक युवक ने उनकी गाड़ी को तेज रफ्तार में ओवरटेक किया। हितेश ने उसे गाड़ी सही तरीके से चलाने के लिए टोका, लेकिन इस पर युवक नाराज हो गया। गुस्से में उसने अपने बेटे को बुला लिया।
युवक का बेटा तुरंत वहां पहुंचा और बिना बात सुने ही मारपीट पर उतर आया। उसने हितेश और उनके पिता की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो आरोपी युवक ने अपने एक और साथी को बुला लिया। कुछ ही देर में आरोपी का साथी बाइक पर पिस्टल लेकर पहुंचा और बवाल काटना शुरू कर दिया और बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद आरोपी युवक आसपास खड़े लोगों को भी धमकाना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा था उसे भी वीडियो बंद करने की धमकी दी गई। फायरिंग की आवाज और धमकियों के बीच एक महिला के चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिससे माहौल और बिगड़ गया। इस खौफनाक घटना के बाद हितेश और उनके परिवार ने शालीमार गार्डन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। शालीमार गार्डन की एसीपी सलोनी अग्रवाल ने बताया कि पुलिस इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच पूरी होते ही आरोपियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। अब उत्तर प्रदेश में त्योहार तलवार से नहीं, व्यवहार से मनाए जाते हैं। जनता को समझना चाहिए कि उन्हें तलवार चाहिए या व्यवहार। पहले के समय तलवार से त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन जनता जब से समझदारी दिखाते हुए भाजपा को सत्ता मिलाई है, तब से व्यवहार से त्यौहार मनाए जाते रहे हैं और यही राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में निषाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सभी सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने जा रहा है। ये बातें कानपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कही। अपनी मिशन और नीतियों को, राष्ट्रवाद को पहुंचा रहे हैं कि आपको तलवार चाहिए या जो है व्यवहार चाहिए। कि अगर आप थोड़ी सी गलती करते रहे तो तलवार से त्यौहार बनते थे। अब देखो समझदारी से आपने भारतीय जनता पार्टी बुलाया है तो व्यवहार से त्यौहार बन रहे हैं और व्यवहार से त्यौहार बनने का मतलब यही राम राज है, यही शुद्ध राज है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि यूपी में असली पीडीए एनडीए के साथ है। विपक्ष का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद विपक्ष का आभूषण बन गया है। जब से पिछड़े समाज के लोगों ने पंजा, हाथी और साइकिल का बटन दबाना बंद किया है, उनको अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने लगे हैं। कमल का बटन दबते ही और एनडीए का मजबूत होते ही मछुआरा समाज के लोगों को संवैधानिक प्रक्रियाओं का लाभ मिलने लगा है। एनडीए सरकार में बिना भेदभाव के आम जन को जन कल्याणकारी योजनाएं मिल रही हैं। पीडीए यहाँ एनडीए के साथ है और वो पीडीए उनके परिवार का है, जो है ना, कहते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरीके से हम ये निषादों को कैसे लोग लटकाते रहे, भटकाते रहे, संविधान में मिला हक ये छीनते रहे। कैसे सपा आती थी हमें पिछड़ी से निकाल देती थी, एससी में बसपा आती थी उसे रोक देती। 30 साल तक इनको ऐसे लटका के, भाई दिल्ली की जो संविधान की सुरक्षा छीनने वाले ये लोग हैं, इस तरीके से इनको ये मछुआ समुदाय को लोग जान चुके। हमारे जो एनडीए के जो पार्टनर हैं, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेल और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी एक साथ सामंजस्य बैठाकर इस उत्तर प्रदेश के जो मिशन है मोदी का, योगी का मिशन है कि उत्तर प्रदेश को हम लोग सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम यहाँ से माफिया मुक्त, भय मुक्त वातावरण और अपराध मुक्त वातावरण, ये हमारी वादा थे, मैंने पूरा किया। जो वादा किया बिना भेदभाव के हम सभी योजनाओं सबको देंगे, बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी है उनका भतीजावाद, उनका जो भी काम है। इसलिए मैं आपसे गारंटी कर सकता हूँ जो तैयारी हम लोग किया कि हम लोगों को एनडीए का प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतेगा। सपा का जवाब। मंत्री जी, आपने एक सवाल के जवाब में संजय निषाद ने कहा कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और इसी बात को विपक्ष के प्रत्याशी को भी समझना चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। देखिए, आज के दिन में अगर हम कोई आदमी जाकर उनके कुरान पर कोई काम करे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? कोई ऐसा काम करे? हर एक धर्म का अपना अपना एरिया होता है। धर्म को राजनीति से जोड़ के ये तो कह रहा ना कि कांग्रेस और सपा बसपा धर्म के जाल में फंसाकर इन पूरे 19% मुसलमान भाइयों को फंसा के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में गरीब बना। अगर मुसलमान को गरीब बनना होगा तब तो उनके चक्कर में आएंगे। अपने बेटे को चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और कहीं इस तरीके का कुछ भी करते रहें वो कुछ नहीं होने वाला। हमारा प्रत्याशी बम्पर से जीतेगा।
आपको एक भी सीट नहीं मिली। इसके जवाब में कहा कि उन्हें एनडीए की जीत चाहिए, सीट नहीं। तो केवल चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, बल्कि जनता की चुनौती को स्वीकार करते हुए हर समय हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। कोरोना में देखा होगा कैसे लोग घर में घुस गए थे। हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जहाँ के उनके लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाया, दूसरे प्रदेशों ने बल्कि दुनिया में कोरोना से कैसे लड़ा गया और जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी रही। आज के दिन में हमारी तैयारी है कि हम संगठन जो है, संगठनात्मक रूप से हम एक एक घरों पर पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम अपनी योजनाओं को, अपनी मिशन और नीतियों को, राष्ट्रवाद को पहुंचा रहे हैं। कुंभ मेले में मुसलमानों की दुकान न लगाए जाने को लेकर कहा कि आस्था के केंद्र पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों खाने में थूक आदि के मामले सामने आए हैं, इससे सवाल खड़े होना लाजमी है और खड़े भी हो रहे हैं। कुंभ है, कुंभ में ये हमारी धार्मिक परंपरा है। हमारी धार्मिक परंपरा के हिसाब से वो कुंभ मेला जो है एक आस्था का केंद्र है और ज़्यादातर हमारे लोग जो है, ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही वहाँ नहाने जाते हैं और वो है वहाँ स्नान करने जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग वहाँ एक मतलब उसमें एक उसको उसके हिसाब से देखने जाते हैं। तो वो आस्था का केंद्र है। तो आस्था के केंद्र पर किसी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो आस्था का केंद्र भारतीयों का है, सभ्यता का केंद्र। धर्म बदल दिए हैं भले, लेकिन हैं भी वो हमारे राष्ट्र के हैं। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हम उनके साथ भेदभाव करें, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जो आपने अभी तक देखा है कि जूस पिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से किसी के धर्म के खिलाफ एक अधार्मिक वर्ग करना ये कहीं छूट नहीं देता है। तो इस तरह तो निश्चित रूप से कोई काम करने वाला होगा तो उसको सजा का पात्र होगा। फिरोजाबाद के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक मिनी बस खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी यात्री दादर नगर हवेली गुजरात के रहने वाले हैं। ये घटना 54 नसीरपुर किलोमीटर 54 पर हुई है। इनके कारण जो है एक कैंटर में गाड़ी लग गई है फोर्स की। तो क्या उसमें कितने लोग घायल हैं? क्या हाँ, उसमें लगभग 17 लोग थे। 17 लोग भी घायल हैं। आगे की जानकारी अस्पताल से प्राप्त होगी। नहीं, कोई मृतक? हाँ, एक लोग मृत बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री अयोध्या से मथुरा दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी फिरोजाबाद में थाना नसीरपुर के पास ये हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य जुट गई। हालांकि अभी हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है। अभी हमारे 108 एम्बुलेंस के द्वारा पेशेंट लाए गए जो नसीरपुर क्षेत्र में कहीं घटना हुई है। एक ट्रक और तो ट्रैवलर जो होता है वो बताया जा रहा है। ये लोग दादरा नगर हवेली गुजरात के आसपास के लोग हैं और इनमें हमारे पास 6 पेशेंट आए हैं कुल, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको हम जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज रहे हैं। उनमें एक बच्चे की कैजुअल्टी हुई है जो कि बीड़ी था। इस हादसे को लेकर शिव कुमार करदम ने बताया कि एक ट्रक और ट्रैवलर वाहन के बीच टक्कर हुई है। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल लाया गया है। घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। ये अभी सुबह यहाँ एक्सप्रेस वे पर लखनऊ से आगरा की ओर जाने वाले रास्ते पर नसीरपुर कट के पास में एक जो कैंटर या रोड पर खड़ा हुआ था, उसमें पीछे से टेम्पो ट्रेवलर जो गाड़ी होती है वो पीछे से टकराई। इसमें मौके पर लोग घायल हुए थे, जिसमें से 8 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में और 6 लोगों को शिकावाद और 2 लोग सैफई रेफर किए गए थे। अभी तक इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, शेष लोग हैं। सभी का उपचार किया जा रहा है। मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से। यूपी की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया जताई है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा और कहा कि अब जुर्माना लगाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और क्या सबूत चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी। अखिलेश ने मजाकिया लहजे में कहा है कि बीजेपी सरकार क्या खुद पर बुलडोजर चलवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को उनके रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसका मकान 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। ये मकान यूपी के महाराजगंज में था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, उन्होंने बुधवार को ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वो महाराजगंज जिले में अवैध तोड़फोड़ से संबंधित मामले की जांच करे। दरअसल ये पूरा मामला साल 2019 का है, जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे पर जांच की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश देकर ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। मनोज की याचिका के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर को 4.25 मीटर का हिस्सा हाईवे की जमीन बताते हुए रंग से पीली लाइन खींच दी थी। याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त कर दिया था। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक घिनौनी हरकत देखने को मिली, जहां 2 युवकों ने युवती को जबरन शराब पिलाने का प्रयास किया और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। मना करने पर दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया। हालात ऐसे बने कि अर्धनग्न हालत में घर से भागकर पीड़िता ने अपनी इज्जत बचाई। यूपी के कानपुर से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने 21 साल की शिक्षिका के साथ जबरन रेप करने की कोशिश की। शिक्षिका ने रेप से तो खुद को बचा लिया, लेकिन बचने की जद्दोजहद में शिक्षिका अर्धनग्न हालत में सड़क पर भागती हुई दिखाई दी। मामला कानपुर के बर्रा इलाके का है, जहां 21 साल की एक महिला टीचर लोगों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती है। बीते मंगलवार को भी वो एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली का दोस्त वैभव वर्मा उसको मिला। बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता उम्र 21 वर्ष द्वारा थाना बर्रा पर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में स्कूटी से वैभव वर्मा मिला, जो ज़बरदस्ती अपने स्कूटी पर बैठा लिया और अपने घर ले जाकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं उसका विरोध की, जिस पर वैभव वर्मा ने मेरी मोबाइल छीनकर भाग गया। वैभव स्कूटर लिए हुए था। वैभव ने टीचर से कहा कि मेरे घर पर तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसने तुमको बुलाया है। ये सुनकर पीड़िता वैभव के स्कूटर पर बैठकर उसके घर पहुंच गई, लेकिन जब वो उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सहेली वहां थी ही नहीं। तभी अचानक वैभव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता हड़बड़ा गई। इसके बाद वैभव ने उसके साथ जबरन रेप की कोशिश की। पीड़िता ने जब विरोध किया तो वैभव ने उसके कपड़े फाड़ दिए। किसी तरह घर के बाहर आई और अपने भाई को फ़ोन कर के मौके पर बुलाई। मेरा भाई आया, मैं उसके साथ थाना बर्रा पर आकर लिखित सूचना दे रहे हूँ। अपने आप को किसी तरह बचाते हुए पीड़िता ने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल आई। अर्धनग्न अवस्था में इसके बाद वो सड़क की तरफ दौड़ी। साथ ही उसने चिल्लाकर लोगों से मदद मांगी। आसपास के लोगों ने पीड़िता की मदद की, लेकिन तब तक वैभव वहां से फरार हो चुका था।
लिखित तहरीर के आधार पर थाना बर्रा में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त वैभव वर्मा की गिरफ्तारी हेतु 2 टीम बनाई गई है, जो गिरफ्तारी हेतु रवाना है। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि महिला सुरक्षा को लेकर एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती, तो वहीं प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आना क्या ये साबित करता है कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सपा के समर्थकों में गुंडागर्दी आम है और ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने मुरादाबाद के ब्रास उद्योग के विकास पर भी बात करते हुए कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा के समर्थन की अपील की। 20 नवंबर को चुनाव है, हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है, अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। बधासना गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में दिखे सपा का झंडा वह होगा गुंडा। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। उन्होंने कहा कि अब जनता के बीच ये धारणा बन गई है कि जहां देखे सपाई वहां बेटियां घबराई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर किसी को सपा का असली चेहरा देखना है तो अयोध्या और कन्नौज की घटनाओं को देख लें, जहां सपा के नेताओं ने महिलाओं के साथ गलत हरकत की। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को वे लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का घोषित पदाधिकारी तक बेटियों के साथ गलत व्यवहार करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातों से काम नहीं चलेगा तो इन गुंडों को लातों से ठीक किया जाएगा। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे सब?
उन्होंने कहा कि आज हर पेशेवर अपराधी, गुंडा, माफिया सपा का शागिर्द बन चुका है। सभ्य समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। सपा के इस चरित्र को सख्ती से सुधारने की आवश्यकता है। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। इनका संस्कार अगर देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो। जिस अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग ये करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके खिलाफ जितनी सख्ती हो सकती उतनी सख्ती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और आरोपी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। योगी ने कहा, मुरादाबाद के ब्रास उद्योग के विकास का भी उल्लेख किया है। कहा कि 2017 से पहले ये उद्योग ठप था, लेकिन अब इसका कारोबार 16 से 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब यहाँ का सामान विदेशों में भी जाता है। समाजवादी पार्टी को सामाजिक मान्यताओं से कोई मतलब नहीं, लोक आस्था से कोई मतलब नहीं, सामान्य शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं, उन्हें जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, अन्नदाता किसानों से कोई मतलब नहीं, व्यापारियों से भी उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब तो ये भी होता है कि जहां पे कोई जमीन खाली देखो उस पे कब्जा कर दो, किसी की खड़ी फसल को देखो उसको कटवा करके अपने घर में रखवा लो, किसी किसान के घर में खेत में कोई अच्छा पंपिंग सेट लगा है उठा करके लेके चले जाओ। 2017 के पहले तो यही होता था ना, पंपिंग सेट उठा के लेके चले जाते थे, यही करते थे ना 2017 के पहले कि अगर कोई बैलगाड़ी का कोई किसान अपना सामान लेके जा रहा है, शाम को बैल लेके आया, घर में बांधा, पता लगा बैल गायब। भैंसा गाड़ी लेके जा रहा है, कहीं टॉयलेट के लिए गया, पता लगा भैंसा गायब। दुकान कहां उठा के लेके चला जा रहा है कोई पता नहीं। जमीन पे कौन कब कब्जा कर ले। बहनों भाइयों, 7 वर्ष में सपा के द्वारा पोषित गुंडों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुंदरकी उपचुनाव को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जनता से भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की।
बहनों और भाइयों, देश आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जिस मोड़ पर आज खड़ा है देश, वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस भारत को दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार को और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है, और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईद का चांद दिखने पर अगले दिन छुट्टी हो जाती थी, लेकिन गंगा स्नान के लिए छुट्टी घोषित होने पर सपा के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का। भारत निर्वाचन आयोग ने जन भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए 13 नवंबर की चुनाव की तिथि को 20 नवंबर किया। और अक्सर होता है, अगर ईद का चांद 2 नवंबर को नहीं दिखता है तो हम लोग 3 नवंबर की छुट्टी करते हैं, जिस दिन चांद दिखाई देता है। क्रिसमस के बारे में भी छुट्टी या उनके ईस्टर के बारे में छुट्टी क्रिश्चियन समुदाय के लिए जिस दिन उनकी मान्यता के अनुसार होता है, उसके अनुसार छुट्टी घोषित होती है। अगर सनातन हिंदू धर्म का इतना बड़ा स्नान का पर्व, जिसमें लोग परिवार के साथ जाते हैं, मां गंगा के सानिध्य में उसके तट में निवास करते हैं, और भावनाओं का सम्मान भारत निर्वाचन आयोग ने किया है, तो सर्वत्र खुशी थी। किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब को परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी को परेशानी हुई। आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे।